हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज फिर से आपके लिए एक नया प्रैक्टिस सेट बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ हिंदी के प्रश्नों से इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करेंगे। और इसके अंत में हमने कुछ ऐसे प्रश्नों को भी रखा है जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो पूरा सेशन धैर्य के साथ देखें, सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपकी परीक्षा के लिए। पहला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है? ए ऑप्शन है रत्नाकर, बी है मधुकर, सी है नरपति, डी है दिनकर। आंसर इसमें राइट होगा ए रत्नाकर। शब्द समुद्र का पर्यायवाची है। समुद्र के अन्य पर्यायवाची हैं जलादि, पारावार, सिंधु, नीरनिधि, निधि, पयोधि, अर्णव आदि। दूसरा प्रश्न, हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया था? 15 अगस्त 1947, 30 जनवरी 1948, 14 सितंबर 1949, 26 जनवरी 1950। तो देखिए, हिंदी को भारत की राजभाषा बनाया गया था 14 सितंबर 1949 को। हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तीसरा प्रश्न, संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं। ठीक है, वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चौथा प्रश्न है, प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग लगा है? आपको पता ही है, आंसर ही राइट हो जाता है। प्रतिध्वनि शब्द में प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ये एक संस्कृत उपसर्ग है। इसमें निर्मित कुछ अन्य शब्द इस प्रकार हैं, जैसे प्रतिक्षण, प्रतिनिधि, प्रतिकार, प्रत्येक, प्रतिदान, प्रतिकूल, प्रतिवादी। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 6 या 8? आंसर इसका राइट हो जाएगा ए। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। देखिए, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन होता रहता है वे विकारी शब्द हैं। दूसरा, अविकारी शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके अंतर्गत क्रिया विशेषण संबंध बोधक अव्यय बोधक अव्यय व विस्मयादि बोधक अव्यय आते हैं। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक शब्द सरल शब्द का विलोम शब्द नहीं है? कुटिल, वक्र, कठिन या निरर्थक? आंसर इसमें राइट हो जाएगा डी। निरर्थक शब्द सरल का विलोम शब्द नहीं है। शेष शब्द कुटिल, वक्र तथा कठिन सरल के विलोम शब्द हैं। निरर्थक सार्थक का विलोम है। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? संकल्प, लज्जा, घटना या प्रार्थना? आंसर इसमें राइट हो जाएगा ये। दिए गए विकल्पों में से संकल्प शब्द पुल्लिंग है। शेष घटना, लज्जा तथा प्रार्थना स्त्रीलिंग शब्द है। लज्जा अकारांत भाववाची संज्ञा है और ये संज्ञा सदैव स्त्रीलिंग में होती है। 8वां प्रश्न, अंश अंश दिए गए हैं, युग्म का सही अर्थ बताएंगे। तो देखिए, पहले अंश का जो अर्थ होता है वो होता है हिस्सा, कंधा, अंश। ठीक है, अंश शब्द युग्म का सही अर्थ है, मतलब बी ऑप्शन राइट होगा। पहले अंश का अर्थ होगा हिस्सा, दूसरे अंश का कंधा। 9वां प्रश्न, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास? आंसर राइट हो जाएगा सी। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड था। 20 मई 1826 को कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। इसका संपादन पंडित जुगल किशोर ने किया था। तो आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र का क्या नाम है? तो याद रखेंगे उदंत मार्तंड। ठीक है। 10वां प्रश्न, श्री सैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी और पोन्नार नदी? आंसर इसमें राइट हो जाता है बी। श्री सैलम बांध कृष्णा नदी पर कुर्नूल आंध्र प्रदेश और महाबूबनगर तेलंगाना जिले के मध्य अवस्थित है। ये भारत का द्वितीय सर्वाधिक क्षमता वाला जल विद्युत उत्पादक केंद्र है। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशेन थे? तो देखिए, इसमें राइट आंसर बी हो जाएगा समुद्रगुप्त। ठीक है, हरिशेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ये 4वीं शताब्दी के संस्कृत के महान कवि और गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के मंत्री थे। इसके द्वारा
कि प्रयागप्रास्ती की रचना की गई है और प्रयागप्रास्ती गुप्त वंश की राजनीतिक इतिहास के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण अभिलेखीय स्रोतों में से एक है। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था, उत्तराधिकारी था और गुप्त वंश का सबसे महान शासक भी था। मैगस्थनी जिसने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, वह मूल रूप से किस देश का था? तो आंसर आपको पता ही है, ग्रीस देश का था। मैगस्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 ईसा पूर्व में आया था। उसने जो कुछ भारत में देखा उसका वर्णन अपनी पुस्तक इंडिका में किया था। मैगस्थनीज यूनान ग्रीस का निवासी था, सेल्यूकस का राजदूत बनकर भारत आया था। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? आगरा, प्रयागराज, झांसी, अजमेर। आंसर राइट हो जाएगा डी। 1615 में जहांगीर अजमेर के किले में सर टॉमस रो से तथा 1608 में कैप्टन हॉकिंस से राज दरबार में मिला था। 14वां प्रश्न, 1875 के अलीगढ़ आंदोलन से किसका नाम जुड़ा है? मोहम्मद अली जिन्ना, दादा भाई नौरोजी, हकीम अजमल खान, सर सैयद अहमद खान। आंसर इसमें राइट हो जाएगा डी, सर सैयद अहमद खान। देखिए, ये मुसलमानों के सबसे प्रमुख समाज सुधारक थे, आधुनिक वैज्ञानिक विचारों से काफ़ी प्रभावित थे तथा जीवन भर इस्लाम के साथ तथा उनका तालमेल करने के लिए प्रयासरत रहे। 15वां प्रश्न, महात्मा गांधी जी भाप से चलने वाले जहाज एसएस सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के खालिस्तान पहुंचे थे? जोहान्सबर्ग, केप टाउन, डरबन या पोर्ट एलिजाबेथ? तो ये स्थान था डरबन। ठीक है, महात्मा गांधी जी द्वारा फिनिक्स बस्ती नाम एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की गई। वह दक्षिणी अफ्रीका के डरबन शहर में अवस्थित था, जो 1912 में फिनिक्स ट्रस्ट में परिवर्तित हो गया। 16वां प्रश्न, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? आपको पता ही है, फातिमा बीवी। ठीक है, अगला प्रश्न, परिवार सामाजिक जीवन की पाठशाला किसने कहा? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अरस्तु व महात्मा गांधी, प्लेटो, इनमें से कोई नहीं। आंसर राइट हो जाएगा ए, अरस्तु। 18वां प्रश्न, निम्न में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। तो देखिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा भूटान की सीमाएं भारत से लगी हैं। श्रीलंका भारत का वह पड़ोसी देश है जिसे भारत से पाक जलम्बरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी अलग करती है। श्रीलंका चारों ओर से समुद्र से घिरा है, जिसकी भौगोलिक सीमा से कोई देश नहीं लगता। 19वां प्रश्न, विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो देखिए, बी ऑप्शन राइट होगा। विश्व में चावल उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान रखता है। भारत का खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र के 1/3 से अधिक भाग पर चावल की खेती की जाती है। विश्व में गेहूं के उत्पादन में भारत द्वितीय व चीन प्रथम स्थान पर है। 20वां प्रश्न, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है? दिल्ली, राजहरा, कोरबा, उमरिया, राजनांदगांव। तो आंसर इसमें राइट हो जाएगा ए। भिलाई इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की प्राप्ति दिल्ली राजहरा खान से हुई है। ये खान छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में स्थित है। तो सेशन आपका यहीं पर फिनिश कर देते हैं और मिलेंगे इनसे आगे के प्रश्नों के साथ। सेशन अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल